गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? अच्छा, सब बढ़िया है। तो आपने रिवीजन किया है। आज हम क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने अब तक पढ़ा है उसको कितना कितना आप रिकॉल कर पा रहे हैं या क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। वो सब आज देखते हैं, क्योंकि बिना ऐसे सीधा पढ़ते जाओगे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, तो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहेगा, ना मेरे पढ़ाने का कोई मतलब रहेगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ने के साथ साथ रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं करोगे ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है। मेन तो क्वेश्चन से ही खेलना है भाई। पेपर में तो क्वेश्चन ही आएगा, सीधा थोड़ी आएगा ना। तो इसलिए आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम होता है। आयोग या जो भी वनडे एग्जाम जो कराती है संस्थाएं, वो कैसे क्वेश्चन फ्रेम करती है, किस एक सिंपल लाइन को किस टाइप से वो क्वेश्चन में फ्रेम कर देती है, वो बहुत टफ बना देती है। तो वो सब आज हम जो 100 क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं, उसमें वो सब आज हम देखेंगे। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे। 100 क्वेश्चन है तो टाइम लगेगा उनको सॉल्व करने में। तो सीधे हम कहाँ आ जाते हैं, अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन किसके हैं, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से मैंने क्वेश्चन को फ्रेम किया है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग को, यानी कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा यानी कि भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4A। तो बताइए किसको कहा जाता है। तो भाग 3 में क्या दिया है, फंडामेंटल राइट। 4A में क्या दिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। और 2 में क्या दिया है, नागरिकता। भाग 2 में क्या दिया गया है, नागरिकता। और भाग 4 में क्या दिया है, डीपीएसपी। और जो मैग्ना कार्टा जो शब्द है वो कहाँ से आया, ब्रिटेन में क्या हुआ था, जॉन किंग एक वहाँ के राजा थे, ठीक है। 1215 में, कहाँ 1215 में क्या चल रहा था, जॉन किंग ब्रिटेन के राजा थे। अब वहाँ पे क्या हो रहा था कि लोगों के जो नागरिक थे उनके जो अधिकार थे उनका हनन हो रहा था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक मैग्ना कार्टा मतलब एक लिखित पत्र जारी किया गया, जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया। तो अब इस वहीं से ये शब्द आया कि जहाँ भी लोगों के अधिकारों की बात होगी, उस शब्द को क्या कहा जाएगा, मैग्ना कार्टा कहा जाएगा। तो इसलिए इसको फंडामेंटल राइट को क्या कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा। और फंडामेंटल राइट लिए कहाँ से है, हमने अमेरिका से लिया है इनको। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा इसका डिटेल समझा दिया है। तो अब आगे क्या क्वेश्चन है, भारत आगे क्वेश्चन कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के क्या समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का उपबंध करता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 13, आर्टिकल कितना 15, 14, 16। तो कौन सा आर्टिकल है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 14, यानी कि बी विल बी राइट आंसर। आप भी अपने आंसर बता दीजिए, नहीं तो लास्ट में बता देना कि कितने वो क्वेश्चन आपके सही हुए। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत, किसका अंत, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। मतलब क्या है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद के तहत एक मूल अधिकार है। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23। तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17। ये क्या कहता है, अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। कौन सा, अनुच्छेद 17। अब उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में आता है,
उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो उपाधियों का अंत किस में कहा गया है? अनुच्छेद 18 में। ये सब इजी क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन टफ रहेगा, जिसका हमें लगेगा कि इसका डिटेल बताना चाहिए, तो उसका मैं डिटेल बताऊंगी। सारे क्वेश्चन का डिटेल नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, तो वहां पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को मूल रूप से 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को स्वतंत्रता का अधिकार सूची से हटा दिया गया है? मतलब क्या है कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वो कौन से आर्टिकल में था और कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया, जो 300A में एक स्वतंत्र आर्टिकल बना दिया गया? तो वो कौन सा संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 86वां संविधान संशोधन 2002, 91वां संविधान संशोधन 2003। ये सारे संशोधन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इनको सारे को याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये किस में कहा गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978। 42 को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। और 86वें में क्या जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार। इसमें आर्टिकल कौन सा है? 21A, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ये किसमें जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध, यानी कि स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी यानी कि विटनेस बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि सेल्फ इंक्रीमेशन। यह संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? 20(1) मतलब 20 का, अनुच्छेद 20 का क्लॉज 1, 20 का क्लॉज 3, 20 का क्लॉज 2 और 20 का क्लॉज 2 और अनुच्छेद 21। तो किसमें कहा गया है? आप लोग बताओ, आंसर दो, फटाफट आंसर दो। तो ये कहा गया है 20, अनुच्छेद 20 के किसमें? क्लॉज 3 में कहा गया है। अब क्या आया? क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार मान लिया है? राइट टू प्राइवेसी को किस अनुच्छेद के तहत क्या मान लिया है? फंडामेंटल राइट मान लिया है। अनुच्छेद 14 तो ये नहीं हो सकता। अनुच्छेद 19 ये हो सकता है। अनुच्छेद 25 तो ये नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 21 तो ये हो सकता है। तो किसको माना है? अनुच्छेद 21 को। राइट टू प्राइवेसी किस में आती है? अनुच्छेद 21 में। 21 में बहुत सारी चीजें आती है, तो इसको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप 21 के साथ भी ऐसे लॉजिक से भी जा सकते हो। अब आया 6 से 14 वर्ष के बच्चों की, मतलब बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात किस अनुच्छेद में की गई है? और वो क्या बना दिया है? फंडामेंटल राइट बना दिया है। 21A, 51A, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 30। तो ये तो नहीं है बिल्कुल, 30 भी नहीं है, ठीक है। 45 तो DPSP है। यहाँ बात किसकी हो रही है? फंडामेंटल राइट की। तो हमारे पास एक ही आर्टिकल रहता है कि अनुच्छेद 21A क्या है? शिक्षा का अधिकार हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार है। कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के
नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 22, तो ये 22 बिल्कुल नहीं है। अनुच्छेद 23 हो सकता है। अनुच्छेद 24 बिल्कुल नहीं है। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? ये 24 में दिया गया है, क्योंकि 23 में कहते हैं कि किसी से मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी नहीं की जाएगी, किसी से बेगार नहीं कराई जाएगी, यानी कि बिना उसको बेजेस दिए, यानी कि उसको बिना क्या दिए, उसको वेतन यानी कि जो कुछ काम करा रहे हैं उसके बदले में उसको क्या करना पड़ेगा, उसका पैसा देना पड़ेगा, बेगार नहीं कराई जाएगी। ये आर्टिकल कौन सा कहता है? 23 कहता है। तो जो बच्चों से कारखाना और इन सब में प्रतिषेध किया गया है वो आर्टिकल 24 है। अब आगे चलते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन आया? अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस में दी गई है? कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। तो बताइए किस में दी गई है? ये दी गई है आर्टिकल 25 में। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? किसका? जो प्रबंध की स्वतंत्रता है ना, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? ये दिया गया है 26 में, क्योंकि अबाध रूप से धर्म को मानने ये किस में दिया गया है? 25 में, और इसका मैनेजमेंट वगैरह किस में दिया गया है? आर्टिकल 26 में। अब आया क्वेश्चन नंबर 12, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 28, 29, 30, 31। तो इसको तो हटा ही दिया गया, तो ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। अब क्या आया? 28 और 29। अब इसमें से आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा हो सकता है। तो ये है 29। अब आया 13, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? किसको कहा था? अनुच्छेद 14 को, 19 को, 21 को, 32 को। तो किसको कहा था? अनुच्छेद 32 को। क्योंकि अगर हमारे फंडामेंटल राइट का अगर कोई वायलेशन करता है तो हम क्या कर सकते हैं? सीधे हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसका जो सुप्रीम कोर्ट जाने का दायरा थोड़ा छोटा है, हाई कोर्ट जाने का दायरा बड़ा है। 226 के तहत किसी अन्य अधिकार के अभी वायलेशन होता है तो वहाँ भी हम कहाँ जा सकते? वहाँ हाई कोर्ट जा सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? 226 के तहत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया? मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 226 और कौन सा? अनुच्छेद 227। तो क्या कर सकता है? मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च यानी कि हाई कोर्ट। ये जो मैंने अभी बताया ये क्या है? ये दोनों हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। तो अब यहाँ से आप छांट लो कि कहाँ एक 50-50 पे आ गए ना। तो थोड़ा ऐसे भी सोचा करो कि अच्छा क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो फिर कौन सा हो सकता है? तो 226। अब आया कौन सा? 15।
किस रिट का अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। टू हैव द बॉडी ऑफ होता है, कौन से रिट का अर्थ होता है परमादेश, अधिकार प्रच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण और प्रतिषेध। इन सारी रिट का अर्थ मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, पूरा शॉर्ट में भी और डिटेल में भी। शायद आपने अगर क्लास देखी होगी या अच्छे से सुना होगा तो आपको सारे रिट के अर्थ पता होंगे बहुत अच्छे से। तो बताइए कौन सा है इसमें, 15 का आंसर दीजिए। तो ये क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, सशरीर उपस्थित होना पड़ता है, किसमें, बंदी प्रत्यक्षीकरण में। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए? ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो किससे लिए गए? अमेरिका से क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, हमारे जो प्रस्तावना की क्या भाषा है उसको लिया है, प्रस्तावना की क्या भाषा। और जो प्रस्तावना का विचार है वो कहाँ से लिया है, वो हमने लिया है अमेरिका से। और इसको क्या, जो संसद नाम है वो कहाँ से लिया है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है यानी कि पार्लियामेंट। डीपीएसपी कहाँ से लिए है, हमने आयरलैंड से। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50। तो किसके तहत किया गया है? 40 में क्या है, पंचायत है, और 48 में क्या है, और किस में दिया गया है, ये दिया गया है 44 में। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में दिया गया है, अनुच्छेद 44 में। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? 45, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 50। तो ये क्या कहता है, 45 कहता है 6 साल से कम आयु के बच्चों का क्या है को माता पिता क्या करेंगे, उनकी शिक्षा पर, यानी कि जो आंगनवाड़ी स्कूल होते हैं, जो आंगनवाड़ी क्या उनको ECCE स्कूल बोलते हैं, अर्ली चाइल्ड केयर स्कूल बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं ना, वहाँ क्या करेंगे, वहाँ पे उनको भेजेंगे। नहीं तो पहले क्या था, जो अभी हमारा क्या बन गया है, शिक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकार बन गया है, जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 21वें में, ये पहले क्या था, डीपीएसपी के आर्टिकल 45 में दिया गया था, ठीक। और 51 में क्या दिया गया है, संधि समझौता जो हम करेंगे वो दिया गया है। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये किस में दिया गया है, आर्टिकल 15 में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित डीपीएसपी के अनुच्छेद कौन सा है? मतलब जो अभी मैं बात कर रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा समझौता वगैरह जो किए जाते हैं, जो कौन करता है, जो राष्ट्रपति करते हैं, वो कौन से अनुच्छेद में दिए गए? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A। तो 51A नहीं हो सकता है, इसमें क्या दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। 51A ये नया आर्टिकल जोड़ा गया है। 50 में क्या, सेपरेशन की बात करता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के केस की पृथक्करण की बात करते हैं। 49 में है नहीं। 49 क्या कहता है, 49 कहता है कि ऐतिहासिक इमारतों का क्या किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए। तो अब बचा कौन सा, 51। तो ये क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात इसमें दी गई है, कौन से में, अनुच्छेद 51 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 8 है, 10 है, 11 है या 12 है। तो वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है, 11 है। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 की बात बोली थी, कौन सी समिति ने, स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए,
लेकिन क्या हुआ था कि इन्होंने 8 नहीं 10 माने थे। और ये शिक्षा का अधिकार क्या, शिक्षा का कर्तव्य क्या है, नागरिक अधिकार है। ये माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को क्या करें, स्कूल भेजे। ये क्या, ये 11वां क्या है, मौलिक कर्तव्य, ये बाद में जोड़ा गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनसे संबंधित अब 21 से 40 तक जो क्वेश्चन है वो कहाँ से होंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित होंगे। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन शामिल होते हैं? केवल संसद के निर्वाचित सदस्य, तो यहाँ केवल शब्द आया तो ये वैसे भी नहीं होंगे। संसद और राज्यों की विधानसभाओं के सभी सदस्य, तो ये भी एक्सट्रीम शब्द दिया है कि सभी सदस्य, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब संसद और राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली पौंडीचेरी के निर्वाचित सदस्य, तो ये ठीक लग रहा है, ये हो सकता है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर हम पहुंच गए कहाँ, क्या होगा, संसद और राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली पौंडीचेरी और क्या J&K के निर्वाचित सदस्य क्या होंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे, वोट करेंगे। राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? मतलब कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनने के अगर सोच रहा है कि मुझे राष्ट्रपति बनना है, तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगर 35 वर्ष का कोई व्यक्ति है, भारत का नागरिक है, किसी लाभ के पद पर नहीं है, जो लाभ का पद किसमें, आर्टिकल 12 में दिया गया है, उसके अनुसार उसमें जो परिभाषा दी गई है राज्य की, उसके अनुसार वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या कर सकता है, नामांकन कर सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का एकमात्र आधार संविधान में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति पर जो क्या चलाया जाता है, महाभियोग, वो उसका आधार क्या है? एक ही आधार पे, भ्रष्टाचार, असमर्थता, सिद्ध कदाचार, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का उल्लंघन। तो इसके तहत क्या होता है, राष्ट्रपति पर क्या चलाया जाता है, महाभियोग चलाया जाता है। और महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में दी हुई है? प्रक्रिया दी है आर्टिकल 61 में। और महाभियोग होगा, महाभियोग शब्द किस में दिया गया है, आर्टिकल 56 में दिया गया है। लेकिन इसकी प्रक्रिया कैसे कैसे चलाया जाएगा, ये किस में दिया गया है, ये आर्टिकल 61 में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं? 110, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 213। तो किसके तहत कर सकते हैं? अनुच्छेद 143 के तहत क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक मामले में क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से क्या, CJI से क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। लेकिन वो जो सलाह देने के लिए भी बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति क्या लेने के लिए भी बाध्य नहीं है। तो ये किस में दिया गया है, आर्टिकल 143 में। 123 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति क्या करेंगे, अध्यादेश ला सकते हैं जब संसद में कोई भी सदन नहीं चल रहा होगा और क्या होगा, कोई आपातकालीन परिस्थिति होगी, तो क्या कर सकते हैं, वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन वो अस्थायी होता है, संसद के कानून जैसा स्थायी नहीं होता। उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही सदन शुरू होता है उसके 6 सप्ताह के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको स्वीकृति देनी जरूरी है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, निरस्त मान लिया जाएगा। ठीक है, तो चलो। और राज्यपाल जो लेके आते हैं राज्य में अध्यादेश, वो कहाँ से लाते हैं, राज्यपाल 213 के तहत कौन लाएगा अध्यादेश, राज्यपाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी विषय पर परामर्श किस अनुच्छेद के तहत मांग सकते हैं? कौन से अनुच्छेद के तहत क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति
परामर्श मांग सकते हैं किससे? न्यायालय से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से। तो अनुच्छेद 129, 131, 143, 148, तो कौन सा है? अभी मैंने बताया था कि 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। तो कौन सा होगा? अनुच्छेद 72। इसके तहत क्या राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? 5 प्रकार की क्षमा दे सकते हैं। किसी व्यक्ति को पूरे तरीके से दोष मुक्त कर सकते हैं, किसी के प्रकृति में बदलाव कर सकते हैं, यानी कि उसको क्या दिया गया? मृत्युदंड, तो क्या कर देंगे? कठोर कारावास में परिवर्तन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? उसको थोड़े समय को कम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? अगर कोई परिस्थिति है, ठीक है, ब्राह्म जिसको बोलते हैं, जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या गर्भवती महिला है, तो उस टाइम उसके बच्चा होने वाला है, तो उसकी सजा को उस टाइम के लिए टाल सकते हैं। फिर उसके वो फ्री हो जाएगा उस सब कामों से, उसके बाद क्या कर देंगे? फिर शुरू कर देंगे। तो ये सब अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन 27। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा किसमें? राज्यसभा में। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। और क्या है? स्थायी सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, जो प्रत्येक 6 साल में क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। और प्रत्येक 2 साल में इनके क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। वो भी कितने? 1/3 व्यक्ति। मान लो अभी कितना 2020 में 1/3 व्यक्तियों को क्या हुआ? 1/3 व्यक्तियों का चुनाव हुआ। तो इनका कब होगा? ये सेवानिवृत्त कब करेंगे? 2026 में। ठीक है, ऐसे इनका एक साइकिल चलता है। तो कितने व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं? 12 व्यक्तियों को। वो कौन कौन से विषय होंगे? कला, साहित्य, विज्ञान और क्या? समाज सेवा। इन 4 विषय में कोई व्यक्ति क्या रखता है? विशेषज्ञता रखता है, तो उनको क्या कर सकते हैं? सीधे राज्यसभा में भेज सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति इनको मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन राज्यपाल एक विषय और है, वो क्या है? सहकारिता। तो वो उनको क्यों दिया गया होगा? वो इसलिए दिया गया है क्योंकि सहकारिता स्टेट लिस्ट में आता है, इसलिए वो राज्यपाल को एक एक्स्ट्रा अधिकार है कि एक 5वें सब्जेक्ट के रूप में क्या कर सकते हैं? वो उनको मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति कितने? 4 विषय में करते हैं। उपराष्ट्रपति के पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में तो नहीं होगा, संसद के किसी भी सदन में, केवल राज्यसभा में, संसद की संयुक्त बैठक में, तो कहाँ होगा? बताओ, उपराष्ट्रपति होता कौन है? उपराष्ट्रपति क्या? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो सोचो इसका आंसर क्या होगा? तो इसको कहाँ ला सकते हैं? केवल राज्यसभा में ला सकते हैं, क्योंकि वो राज्यसभा के व्यक्ति होते हैं ना। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, निश्चित नहीं है, 6 वर्ष। तो कितना होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल? 5 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद कितना? 78। तो कौन सा अनुच्छेद है किसके तहत कर सकते हैं? बताइए बताइए, आंसर बताइए। अनुच्छेद 75 के तहत। अनुच्छेद 76 में क्या दिया गया है? महान्यायवादी के बारे में दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति। कैसे? सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? कौन? मंत्रिपरिषद।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? किसके प्रति होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति। तो किसके प्रति होंगे? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद का आकार यानी कि मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15%, कितना? 15% से अधिक नहीं हो सकती। यह प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, जो हमारा फंडामेंटल राइट बनाया गया। 100वां संविधान संशोधन भी नहीं है। तो अब 91वां है या 92वां है, ये आपको डिसाइड करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो आप इसको बताओ कौन सा होगा। तो ये है 91, यानी कि 91वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में क्या कर दिया गया था कि 15% व्यक्ति, मतलब 15% से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, चलो। भारत का महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो किसके पश्चात पर्यंत? मोस्टली आपको याद रख लेना है कि मोस्टली जो नियुक्तियां होती हैं वो सब किसके पश्चात पर्यंत होती है? राष्ट्रपति के। तो ये भी किसके? राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत क्या करते हैं? पद धारण करते हैं। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद के तहत संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है? कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 112। तो बताओ कौन से अनुच्छेद के तहत क्या कर सकता है? वो भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। तो ये आर्टिकल कहता है 88, और 76 क्या कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल, सॉरी वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं, वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352, 356, 360 और 365। तो 352 में क्या दिया गया है? नेशनल इमरजेंसी दी गई है। और 356 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति शासन दिया गया है। तो अब कितना बचा? राष्ट्रपति शासन। अब तो किसके तहत लगाया जाता है? 360 के तहत, जो अभी तक कभी भारत में लगाया नहीं गया है। क्या? वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लगाया गया है। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, एक भी बार नहीं, तो एक भी बार नहीं लगाया गया। ये याद रख लेना। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया, तो हमें एकदम से प्रेशर इतना होता है एग्जाम हॉल में, और हम क्या कर देते हैं कि अच्छा लगाया तो गया ही होगा, ऐसे कैसे कभी नहीं लगाया गया होगा, और हम फटाक से लगा देंगे कि 1 बार या 2 बार। तो ये कभी नहीं लगाया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए थे? कौन से व्यक्ति थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, नीलम संजीवा रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए थे? तो ज्ञानी जैल सिंह तो हो नहीं सकते। और ये क्या है? ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कौन बचे? नीलम संजीवा रेड्डी। तो यही थे नीलम संजीवा रेड्डी, क्योंकि जो व्यक्ति जिन्होंने इनके साथ नामांकन किया था उनका नामांकन हो गया था कैंसिल, तो अकेले यही व्यक्ति बचे थे, तो इसलिए इनको कहते हैं कि ये निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे, कोई था ही नहीं इनके विपक्ष में। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन से? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? लोकसभा स्पीकर बिल्कुल नहीं करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री,
तो प्रधानमंत्री अपने पद को संभालेंगे कि मतलब राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। वरिष्ठतम राज्यपाल तो ये भी नहीं, तो कौन होगा? CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। अब कौन सा आया? 39। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटान कौन करता है? निर्वाचन आयोग, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो कौन करता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय में, बाकी कहीं नहीं होगा, ये सब नहीं करेंगे। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नहीं थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा नहीं थे, BB गिरी नहीं थे, तो ये कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। कब आया था? 1984 में लाए थे। जो डाक खाना यानी कि पोस्ट ऑफिस के बारे में जो बिल लाया गया था, उनको इन्होंने क्या कर लिया था? अपने पॉकेट में रख लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया? भारतीय संसद और विधायिका। भारतीय संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री नहीं आएंगे इसमें। लोकसभा, राज्यसभा और क्या? न्यायपालिका। तो ये भी नहीं आएंगे। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा। तो ये कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। किसके अंग हैं? भारतीय संसद के 3 अंग है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष? नहीं। 4 वर्ष? नहीं। अनिश्चित? नहीं। कितना होता है इसके सदस्यों का? यहाँ पे सदस्य शब्द लिखा हुआ है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। चलिए, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? कितने सदस्य हो जाते हैं किसके? राज्यसभा के। 1/4? तो नहीं। एक मतलब 1/2, 1/3, 2/3। तो कितने होते? 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में क्या करते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वो एक साइकिल चलाते हैं, ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर किसी को लोकसभा का सांसद बनना है तो कितनी आयु होनी चाहिए? 18 वर्ष तो वोट डालने के लिए होती है। 21 वर्ष? नहीं। 30 वर्ष? नहीं। 30 वर्ष किसके लिए? राज्यसभा के लिए। तो कितनी है? 25 वर्ष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम गैप हो सकता है? कितने महीने के अंतराल होना चाहिए? यानी कि कितना गैप होना चाहिए? 2 सत्रों के बीच में? 3 महीने? नहीं। 9 महीने? नहीं। अधिकतम कितना होना चाहिए? 6 माह का। ये भी कई बार ये दिखने में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लग रहे हैं, जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बड़े धड़ाधड़ गलत होते हैं। क्यों? हमें इतना कंफ्यूजन, हमें ऐसे लगता है कि भाई इतने इजी क्वेश्चन कैसे आ गए, वो फिर क्या हो जाते हैं? हमारे गलत हो जाते हैं। तो इनको बड़े ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इजी क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। तो जब इजी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा तो फाइट से ऑलरेडी आप बाहर हो, समझे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि जॉइंट सीटिंग किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? 85? नहीं। 110? नहीं। 118? नहीं। किसके तहत बुलाई जाती है? 108 के तहत। जब संसद दोनों सदनों के बीच क्या चल रहा हो? गतिरोध चल रहा हो। और इसकी बैठक कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा स्पीकर करते हैं। क्या धन विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? सोचो, मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लियर करा था। अगर आपने देखी होगी क्लास तो आपको समझ आ गया होगा। क्या धन विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? हाँ। नहीं। राष्ट्रपति की विशेष अनुमति से केवल लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, किसी के भी निर्णय पर। धन विधेयक को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? कौन सा अनुच्छेद कहता है कि ये धन विधेयक है या नहीं? कौन सा? अनुच्छेद 109, 110, 112, 117। तो बताओ कौन सा कहता है कि ये धन विधेयक है या नहीं? ये कौन सा अनुच्छेद कहता है?
तो कौन सा? ये कहता है अनुच्छेद 110 कि परिभाषित करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं, और इस पर निर्णय कौन देता है? लोकसभा स्पीकर बताएंगे कि ये धन विधेयक है कि नहीं। भारत का वार्षिक वित्तीय विवरण बजट किस अनुच्छेद के तहत संसद में पेश किया जाता है? किसके तहत पेश किया जाता है संसद में? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 115। तो किसके तहत किया जाता है? अनुच्छेद 112 के तहत क्या किया जाता है? संसद में पेश किया जाता है। संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसद की किसमें? लोक लेखा समिति में 15 सदस्य, 22, 30, 45। तो कितने सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य किससे होते हैं? 15 सदस्य किससे? लोकसभा से, और राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? 7। तो टोटल हो गए 22। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है और वो कहाँ से चुने जाते हैं? प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है और वो कहाँ से चुने जाते हैं? कहाँ से चुने जाते हैं प्राक्कलन समिति के सदस्य? 22 सदस्य होते हैं लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। 30 सदस्य होते हैं केवल लोकसभा से, 30 सदस्य सभी राज्यसभा से, 15 सदस्य सभी लोकसभा से। तो कितने होते हैं? 30 सदस्य, जो सभी कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। किसी भी कौन सा क्वेश्चन? अच्छा, संसद का शून्यकाल किस देश की देन है? ब्रिटेन की, अमेरिका की, भारत की, स्विट्जरलैंड की। तो 0 आवर जो है ना, वो हमारे भारत की देन है, वो हमने कहीं से लिया नहीं है। प्रश्नकाल का समय सामान्यतः संसद में कब होता है? दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक, दिन का अंतिम घंटा, बैठक का पहला घंटा यानी कि 11 बजे से 12 बजे तक, चाय के विश्राम के बाद। तो प्रश्नकाल का समय कब होता है? प्रश्नकाल का समय होता है बैठक का पहला घंटा यानी कि 11 बजे से 12 बजे तक। ये सब भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि बहुत बार ही पूछी जा चुकी है। किसी भी सदन की कार्यवाही चलाने के लिए न्यूनतम गणपूर्ति यानी कि कोरम कितनी होनी चाहिए, यानी कि गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? कुल सदस्यों की 1/5, कुल सदस्यों का 1/3, कुल सदस्यों का 1/10 और कुल सदस्यों का 50। तो कितना होना चाहिए कोरम के लिए? 1/10 सदस्य, यानी कि 100 सदस्य हैं कुल, तो 10 सदस्य उपस्थित होना जरूरी है, तभी कोरम पूरा होगा, तभी कार्रवाई शुरू की जाएगी। अन्यथा कोरम पूरा नहीं होगा तो कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं हो सकती। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र यानी कि रेजिग्नेशन लेटर किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को नहीं, लोकसभा उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो किसको सौंपते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को। संसदीय विशेषाधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? क्या संसदीय विशेषाधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 120। तो किससे संबंधित है संसदीय क्या विशेषाधिकार? संसदीय विशेषाधिकार संबंधित है अनुच्छेद 105। कौन सा है? अनुच्छेद 105। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सरकार को गिराना नहीं, बजट में कटौती करना नहीं, लोक महत्व के अत्यावश्यक विषय पर चर्चा करना, या क्या करना? नए विधेयक को पेश करना। तो क्या होगा? सोचो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा लोक महत्व के अति आवश्यक विषय पर क्या करना? चर्चा करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? दल बदल विरोधी जो कानून है वो संविधान की किस अनुसूची में जोड़ा गया? अनुसूची 8 में, अनुसूची 9 में, अनुसूची 10 में, अनुसूची किसमें? 11 में। तो किसमें जोड़ा गया?
अनुसूची 10 में क्या दल बदल, पहले के हमारा जो संविधान बनाया गया था उसमें कितनी अनुसूचियां थी, उसमें थी कितनी 8, 4 बाद में जोड़ी गई, तो ये 10 में जोड़ा गया। और 11 में क्या है, 11 में हमारा क्या है, पंचायत है। 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन द्वारा तो नहीं जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें संपत्ति का अधिकार जोड़ा गया है। 61वां संविधान संशोधन तो ये भी नहीं जोड़ा गया, तो किसके तहत जोड़ा गया है? 52वां संविधान संशोधन, और कब, ईयर कौन सा था, 1985 में जोड़ा गया है। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, कितनी, 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई थी? 44वां तो नहीं, ये संपत्ति का अधिकार था। 73वां ये क्या था, पंचायत लाया गया। 86वां तो ये क्या, शिक्षा का अधिकार, तो कब जोड़ा गया? 61वां संविधान संशोधन द्वारा। अब आया सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 136, तो किस में दिया गया है? अनुच्छेद 124 किस में दिया गया है? अनुच्छेद 124। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो रिटायर होंगे, वो कितनी उम्र पर रिटायर होंगे? 60 वर्ष नहीं, 62 वर्ष, ये हाई कोर्ट के 70 वर्ष नहीं, तो कितना होगा? 65 वर्ष। किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 137, तो किसके तहत एक अभिलेख न्यायालय है? तो ये किस में दिया गया है? ये दिया गया है अनुच्छेद 129 में। सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किसका? सर्वोच्च न्यायालय का जो मूल क्षेत्राधिकार है वो किसके, कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 141, तो किसके तहत आता है मूल क्षेत्राधिकार? तो अनुच्छेद 131। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, तो ये तो नहीं दिलाएंगे। इन तीन में से सोचो कौन दिलाएगा? तो ये दिलाते हैं राज्य के राज्यपाल, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो हाई कोर्ट के होंगे तो उनको कौन दिलाएगा? वो राज्यपाल दिलाएंगे। हाई यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? कितने साल में वो रिटायर हो जाते हैं? 60 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष, 70 वर्ष, तो 62 वर्ष में वो क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। 65 वर्ष किसकी है? 65 वर्ष है सुप्रीम कोर्ट की। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके तहत की जाती है? 153, 155, 161, 163, तो किसके तहत की जाती है? अनुच्छेद 155 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। किसकी नियुक्ति? राज्यपाल की नियुक्ति। राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 123, तो इसमें किसको है? राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 200, तो इसमें तो नहीं है। अनुच्छेद 249, इसमें भी नहीं है, तो कौन सा है? सी विल बी राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 213 में किसको दी गई? राज्यपाल को। किसमें? राज्य में क्या ला सकते हैं? अध्यादेश ला सकते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उन्मूलन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? किसी राज्य में विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के सृजन या करना, उसको मतलब क्या करना? विधान परिषद को बनाना या उसको हटाना। उन्मूलन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है?
अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 171। तो किसमें किया गया है? अनुच्छेद 169 169 में क्या किया गया है कि विधान परिषद को क्या कर सकते हैं, बना भी सकते हैं और उसको समाप्त भी कर सकते हैं, उसका निर्माण भी कर सकते हैं और उसको समाप्त भी कर सकते हैं। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, यानी कि विधानमंडल और क्या है, विधान परिषद है। तो कितने राज्यों में है? 5, 6, 7 और 8। तो कितने में है? 6 राज्यों में है। राज्य का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, कानून मंत्री। तो कौन होता है बताओ? तो राज्य का सबसे बड़ा कानून, राज्य का, ये किसका है? केंद्र का है। महान्यायवादी किसका होगा? केंद्र का होगा। और महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल किसका होता है? राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 76। इसके तहत किसकी की जाती है? महान्यायवादी की जाती है। अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 217। तो किसके तहत की जाती है? कौन से अनुच्छेद के तहत? 165 के तहत किसकी नियुक्ति की जाती है? महाधिवक्ता की। राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के नामांकन के प्रावधान को किस संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। 101वां संविधान संशोधन, 103, 104, 105। तो किसके द्वारा हटाया गया है? किसको? एंग्लो इंडियन को। तो ये हटा दिया गया है 104वां संविधान संशोधन। और एंग्लो इंडियन होते कौन है कि कोई महिला है, उसकी शादी किससे हुई है? यूरोप के किसी व्यक्ति से शादी हुई है, तो उसके जो बच्चे होंगे वो कौन होंगे? एंग्लो इंडियन होंगे। ठीक है। पितृकुल क्या होना चाहिए? यूरोपीय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमेरिका या कहीं और किसी पश्चिमी देश का, नहीं, यूरोपीय होना चाहिए। उनको क्या कहा जाएगा? एंग्लो इंडियन, जो अब हटा दिया गया है। राज्य आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन पहली बार किस राज्य में लगाया गया था? यूपी में, पंजाब में और केरल या जम्मू कश्मीर। तो किस में लगाया गया था? तो ये पंजाब, इसको क्या कहते हैं? पेप्सू कहते हैं, उसमें सबसे पहले लगाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में क्या कहा गया है कि संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत, क्या सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया है? शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स। तो किसमें दिया गया है? बताओ आंसर को जल्दी। तो ये दिया गया है केशवानंद भारती। इसी में तो कहा गया था कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है और इसके क्या बेसिक स्ट्रक्चर में क्या नहीं कर सकते? छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किसमें दिया गया है? केशवानंद भारती में। जनहित याचिका यानी कि PIL की अवधारणा भारत में किसके द्वारा शुरू की गई थी? जस्टिस कृष्णा अय्यर, PN भगवती, जस्टिस HJ कान्या, जस्टिस YV चंद्रचूड़, फली S नरीमन। तो किसके द्वारा की गई थी? जस्टिस कृष्णा अय्यर, PN भगवती द्वारा क्या किया गया था? PIL की अवधारणा शुरू की गई थी। संविधान का अनुच्छेद 141 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट की परामर्शदात्री शक्ति, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी अदालतों पर क्या होगा? बाध्यकारी होगा। रिट अधिकारिता और क्या? पुनर्विचार याचिका। तो क्या कहता है? तो ये कहता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होगा? सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। ये संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है? 141। किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है? किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कौन कर सकता है? राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय और संसद। तो कौन कर सकता है? संसद कर सकती है।
संसद कर सकती है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में वर्णित किया गया है? क्या केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में वर्णित किया गया है? अनुसूची 5 तो नहीं है इसमें, अनुसूची 6 नहीं है इसमें, 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची, इन दो में से हो सकता है, तो बताओ आपको किस में होगा? 7वीं अनुसूची। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य कानून में टकराव होने पर किसका कानून प्रभावी होगा? क्या होगा कि समवर्ती सूची में किसी कानून पर केंद्र और राज्य में क्या हो जाता है? टकराव हो जाता है, तो किसकी बात मानी जाएगी? तो केंद्र यानी कि संसद की बात मानी जाएगी। जो वो कहेंगे वही सही होगा, राज्य को इसमें प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? पंचायती राज को क्या संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। तो किसके द्वारा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ? 1990 में तो नहीं हुआ, 1992, 1993, 1995 तो कब हुआ? 1992 में। पंचायती राज से संबंधित संविधान क्या दिया है? पंचायती राज से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है? यानी कि संविधान के किस भाग में किसको जोड़ा गया? पंचायत को जोड़ा गया। भाग 8 तो नहीं है, भाग 9A, इसमें नगर पालिका है। भाग 9 और भाग 9B, 9B में क्या है? सहकारिता है, तो किसमें है? 9 में है। नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग और अनुसूची में दिया गया है? भाग 9 और अनुसूची 11, तो ये किसके लिए? ये पंचायत के लिए है। भाग 9B और अनुसूची 10, तो यहाँ अनुसूची गलत दी गई है, भाग भी गलत दिया गया है। भाग 9A और अनुसूची 12, भाग 10 अनुसूची 12, तो भाग 9A अनुसूची किस में दिया गया है? 12 में दिया गया है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? मतलब क्या होगा कि पंचायती जो व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने, LM सिंघवी समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, JBK राव समिति ने। तो किसने कहा था? बलवंत राय मेहता ने कहा था कि कैसा सिस्टम होना चाहिए? 3 टियर सिस्टम होना चाहिए, जो अभी लागू है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? आंध्र प्रदेश में तो नहीं की गई, मध्य प्रदेश में भी नहीं की गई, यूपी में भी नहीं की गई, तो किसमें की गई थी? राजस्थान के किसमें? नागौर जिले में। पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार और राज्यपाल। तो कौन लेगा? अरे राज्य की बात है तो केंद्र क्यों करेगा? भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। तो कौन लेगा इसका निर्णय? अब इसमें से दोनों में से बता दो आप। तो इसका निर्णय करेगी राज्य सरकार। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का निर्वाचन आयोग गठित है? 280, 315, 324 और अनुच्छेद 352। तो इसमें क्या दिया गया? 352 में इसमें क्या? राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया है, तो ये हो नहीं सकता। 280 में क्या? वित्त के बारे में दिया गया है, तो अब कौन सा हो सकता है? आप बता दो। तो ये होगा 324। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री नहीं करते, गृह मंत्री नहीं करते, भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं करते, तो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 320। तो किसके तहत किया जाता है? 280 के तहत। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है?
अनुच्छेद 76, तो ये क्या कहता है, महान्यायवादी के बारे में बताता है। किसके बारे में, महान्यायवादी। 280 वित्त आयोग के बारे में बताता है। तो सीएजी से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, 148। सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं, प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, लोक लेखा समिति को। तो किसको प्रस्तुत करते हैं, भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। और राष्ट्रपति कहाँ रखते हैं, संसद के पटल पर रखते हैं। चलो 92 हो गए, 8 क्वेश्चन और बच्चे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, क्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी कि NCSC किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 338, 338A, 338B और 340। तो किसके तहत आते हैं बताओ, तो ये आता है 338 के तहत। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, अमेरिका से, रूस से, यानी कि संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई, अमेरिका, रूस, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका। तो कहाँ से लिया गया है इसको लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ये सभी के, कनाडा से क्या लिया गया है, अमेरिका से क्या लिया गया है, रूस से क्या लिया गया है, ये सब भी आपको बहुत अच्छे से क्या कर लेना है, रट लेना है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, 352, 356, 368, 370। तो किसके तहत प्राप्त है, 368 के तहत। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, वह कौन सा संविधान संशोधन है, 24वां संविधान संशोधन 1971 नहीं है भाई, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन ये भी नहीं है, 73वां संविधान संशोधन, तो इसके द्वारा क्या जोड़ा गया, पंचायत को जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए, मैं यही बताने वाली थी लेकिन वो क्वेश्चन में आ गए। कौन से, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, न्याय, लोकतंत्र, गणराज्य, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, संप्रभुता, नागरिकता, एकता। तो कौन से जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। पंथ निरपेक्ष यहाँ पे है, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 26 नवंबर 1949, 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950। तो कब हुई थी, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। जो 11 दिसंबर को हुई थी, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। और 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, संविधान को अंगीकृत किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, पूर्ण रूप से क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था। कब, 26 जनवरी 1950 को। अब आया 99 क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रारूप यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू क्या लेके आए थे, उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे। वहीं से क्या प्रस्तावना में क्या आया है, जो हम प्रस्तावना कहते हैं वो प्रस्तावना हिंदी वर्जन में नहीं दिया गया है, प्रीएम्बल इंग्लिश है। और हिंदी में क्या दिया गया है, उद्देश्य का शब्द का वर्णन किया गया है, ना कि प्रस्तावना का। वस्तु एवं सेवा कर किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया, 100वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन। तो कब किया गया, 101वां संविधान संशोधन द्वारा क्या लाया गया, GST लाया गया। जो कब लाया गया था, 2017 में लाया गया था। जो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जो हम जो खाने पीने की कोई भी चीज है उन सब पे क्या देते हैं, GST देते हैं। ये क्या है, इनडायरेक्ट कर है।
ठीक है, तो आज हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? आज हमारे 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। और आप लोग बता दो फटाफट कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और आपका धीरे 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 पॉलिटी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब क्या है कि लक्ष्मीकांत के ऑलमोस्ट जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब सोच रहे हैं कि अब हिस्ट्री का रिवीजन शुरू करवा दें, क्योंकि अभी तो यूपीपीसीएस में थोड़ा टाइम है, तो धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट को और बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा वो बर्डन भी नहीं आएगा आपके ऊपर और धीरे धीरे चीज़ें हो भी जाएंगी। तो चलो, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।